हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज के क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस को कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा 12th क्लास का चैप्टर 6 है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपके एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं और इस वक्त आपको ये जो वीडियोस मिलेंगी ये आप क्विक और शार्पली रिवाइज कर लोगे। एक बार अगर आप इससे स्टडी कर लेते हैं तो आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो हमारी पहले से कुछ वीडियोस बनी हुई थी, लेकिन कुछ जो लास्ट के टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसके बाद से हमारी टॉपिक जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 आपको मिलेंगे, जिससे आपका जो होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस हिसाब से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात मैं शुरू करूं तो आज की जो हमारी टॉपिक है, जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद शुरू हुई है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके, तो इस टॉपिक में बेसिकली जीन के एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ाया गया है कि जीन किस तरह से एक्सप्रेस होता है और एग्जैक्टली जीन के एक्सप्रेस होने का मतलब क्या होता है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब मैं आपको बता दूं कि जब भी एक जीन एक्सप्रेस होता है तो इसका मतलब है ये पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। सिंपली वी कैन से दैट एक जीन एक प्रोटीन बनकर एक्सप्रेस होता है। जैसे कि पीछे के क्लास में जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है उनको मैं बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप पीछे की वीडियोस ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे, तो 100% आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जीन हैं, लेकिन जब तक वो एक प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होंगे वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ दैट जीन। तो इस टॉपिक का यही मतलब है कि जीन का एक्सप्रेस होना रिजल्ट करता है पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन में। हमारे सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि टर्म वाइज आपको टॉपिक से रिलेटेड टर्म्स याद रखने हैं जिनसे क्वेश्चंस रिलेट करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन? यू हैव टू रिमेंबर इट इज अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी दैट इट हेल्प्स इन पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन। अब देखिए, एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसका मतलब क्या है कि रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है सामने। तो रेगुलेशन का मतलब होता है स्विचिंग ऑफ एंड ऑन ऑफ रिक्वायर्ड जीन। रिक्वायरमेंट होने पर जो जीन है अगर उसको एक्सप्रेस होना है तो वी विल गो अंडर ऑन कॉन्सेप्ट, और अगर ये एक्सप्रेस नहीं हो रही हैं, जब इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब ये जिस मोड में होती हैं दैट इज नोन एज ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ऑफ और ऑन से मैं आपको बता दूं, अगर एक जीन पॉलीपेप्टाइड बनकर एक्सप्रेस हो रहा है इसका मतलब दैट इज इन द ऑन कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर वो इनएक्टिव है एंड इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड तो हम कहते हैं ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों के लिए जरूरी है। दोनों ही ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जीन्स को एक्सप्रेस होकर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के फॉर्म में दिखाई पड़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जब हम यूकैरियोटिक्स की बात करेंगे, जैसे हमारी बात हो गई, प्लांट्स की बात हो गई, तो सारे स्टेप्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं कि किस तरह से एक जीन जो होता है वो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जिसमें mRNA, tRNA और rRNA तीनों मिलकर हेल्प करते हैं और एक्सप्रेस हो जाता है। तो इसको एक शॉर्ट समराइजेशन के फॉर्म में तैयार किया गया है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की जब आप बात करते हैं तो अगर किसी एक ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में कोई जीन है, वो दूसरे जनरेशन में खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है, तो एक डीएनए के जीन को कितने सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं तभी जाकर वो एक नई जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यानी कि जब तक जीन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पूरा नहीं करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? आपको पढ़ाया जा चुका है कि डीएनए के जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, mRNA उसके साथ अटैच होता है और उन कोडिंग सीक्वेंस को रिसीव कर लेता है। तो डीएनए के कोड्स को mRNA के द्वारा रिसीव कर लेना दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और ये पूरी प्रोसेस हमारे वीडियोस में पढ़ाई जा चुकी है। इस चैप्टर से मेन क्वेश्चंस जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फिंगरप्रिंटिंग, ये सभी टॉपिक से रिलेट होते हैं। इस चैप्टर्स को अगर आप कंप्लीटली 1 बाय 1 वीडियो को लगातार फॉलो करते हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, mRNA ने उस कोड को रिसीव कर लिया है। जब mRNA उस कोड को रिसीव कर लेता है तो प्रोसेसिंग लेवल शुरू होती है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेसिंग लेवल का मतलब है mRNA को काफ़ी सारे स्टेप्स से गुजरना होता है। सबसे पहले उसको अटैचमेंट चाहिए होती है जिसमें हमारे सिग्मा फैक्टर्स मदद करते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है, वहाँ पर mRNA जाकर अटैच होता है।
फिर वो सारे सीक्वेंस को रिसीव करता है तो वो HNRNA की फॉर्मेशन करता है, और फिर रो फैक्टर की मदद से वो हमारे टर्मिनेटर साइट से अलग हो जाता है और उसके पास सारे कोड्स आ जाते हैं। ये जो भी बात मैंने बोली है इसका एक डिटेल वीडियो जस्ट इसके पहले वीडियोस सेक्शंस में आप देख सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की सारी डिटेल वीडियो बना दी गई है। तो प्रोसेसिंग लेवल के बाद अब जब mRNA का काम पूरा हो जाता है तो mRNA को अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, और mRNA की जगह क्या होती है, हम शॉर्टली कह सकते हैं कि mRNA न्यूक्लियस को छोड़कर साइटोप्लाज्म की तरफ शिफ्ट होता है। यानी कि आपसे सवाल उठ सकता है, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA व्हाट इज द साइट ऑफ इट्स एक्सचेंज, यानी कि जब mRNA ट्रांसपोर्ट करेगा तो इसके एक्सचेंज की कौन सी जगह है, तो इसका एक्सचेंज साइट न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म है। इसको प्लीज याद रखिए, क्योंकि पहले mRNA DNA से कोड लेता है तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही काम पूरा करते हैं, फिर उन्हें साइटोप्लाज्म में आना होता है क्योंकि उनको इस कोड को ट्रांसफर करना होता है tRNA के पास, और tRNA की पोजीशन साइटोप्लाज्म में होती है। ओके डन। तो mRNA काम पूरा करने के बाद न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में अपना ट्रांसपोर्ट पूरा करेगा, और उसके बाद फिर tRNA और rRNA की मदद से आखिरी स्टेप पूरा कर लिया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, ट्रांसलेशन होता क्या है, इसकी क्या प्रोसेस है, ये जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में, आप प्रीवियस वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में, उसमें पूरा डिटेल पढ़ाया जा चुका है कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो ट्रांसलेशन होने के बाद ही हम एक जीन को एक्सप्रेस करा लेते हैं। तो हमारी टॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के हिसाब से तो पूरी हो गई कि किस तरह से एक जीन पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन बनाकर प्रोटीन के फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस करता है। लेकिन यही चीज आपको प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ाई गई है, आपके सिलेबस में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से भी इसको रिलेट किया गया है। तो मैं यहाँ का पहला स्टेप आपको बता दूं कि अगर ये चीज़ बैक्टीरिया के बॉडी में हो रही है तो क्या स्टेप्स होते हैं। तो जब ये चीज़ बैक्टीरिया के बॉडी में हो रही होती है तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल किया जाता है। ऑफ कोर्स बिना ट्रांसक्रिप्शन के कोई भी जीन एक प्रोटीन के फॉर्म में, एक पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी आपको ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल में लाना होगा, जैसे कि इस प्रोसेस में लाए हैं। उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन का कंट्रोल इनिशिएशन के लिए किया जाता है। किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्सप्रेशन को, जीन के रेगुलेशन को शुरू करने के लिए इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप होता है। ये इनिशिएशन करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन होना ज़रूरी है। ओके, तो ये कैसे होता है इनिशिएशन, कैसे होता है इलॉन्गेशन, कैसे होता है टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन का, ये आप बैक वीडियो में जाकर रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि जैसे ही काम शुरू हो जाता है एक बैक्टीरिया में जीन के एक्सप्रेस होने का, एक्टिविटी ऑफ RNA पॉलीमरेज एट प्रोमोटर साइट इज फाउंड, यानी कि जैसे ही इनिशिएशन होगा सबसे पहली एंजाइम जो होगी वो होगी RNA पॉलीमरेज, क्योंकि इसके पास ऑर्डर है और इसका ये फंक्शन ही है कि ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ हमारे प्रोमोटर साइट के लिए काम करे। मैं फिर से कह दूं आपको, जब भी प्रोसेस शुरू होता है ट्रांसक्रिप्शन का तो 3 साइट्स बताई गई हैं। जहां से काम शुरू होता है वो प्रोमोटर साइट होती है, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है वो टर्मिनेटर साइट होती है, और बीच में स्ट्रक्चरल जीन की साइट होती है जहां पे सारे जीन्स अवेलेबल हैं जिनको हमें कोडिंग्स और नॉन कोडिंग्स के फॉर्म में दिखाया गया था। ओके, जैसे ही ये यहाँ पर प्रोमोटर साइट पर आकर RNA पॉलीमरेज जुड़ जाता है तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद इंटरैक्शन विथ ऑपरेटर, थर्ड स्टेप बताया मैंने आपको, मैंने समराइज करके लिखा है ये नोट्स। अगर आपके एग्जाम में आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन के जाहिर होने से, जीन के एक्सप्रेस होने से जीन के व्यक्त होने का नियंत्रण बताइए, कैसे एक जीन व्यक्त होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप एक साइड में यूकैरियोटिक के लिए नोट्स और दूसरे साइड में प्रोकैरियोटिक के लिए नोट्स आराम से लिख सकते हैं। आप चाहें, आप अगर हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं फिर भी आप ये टर्म्स इंग्लिश में डाल सकते हैं, इसके नीचे ब्रैकेट करके आप उसकी हिंदी लिख सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। अदरवाइज ये टर्म्स खुद अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए लास्ट में क्या बताया गया कि इंटरैक्शन
इंटरैक्शन विथ ऑपरेटर, यानी कि जो भी हमारा काम शुरू हो रहा है, काम को शुरू करने के लिए जो प्रोमोटर साइट है इसकी इंटरैक्शन ऑपरेटर से होगी, क्योंकि प्रोमोटर एक जगह है, जब तक उसकी ऑर्डर ऑपरेटर को नहीं मिलती है तब तक ऑपरेटर जीन को एक्सप्रेस करने का काम शुरू नहीं करता है। ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं हम लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में, जो इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो के बाद जो आपकी अगली वीडियो होने वाली है वो होगी लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो उस वीडियो को भी आप फॉलो करेंगे और इसका एग्जाम्पल के तौर पर लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाने वाला सवाल है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट एंड डिस्कस, कि लैक ओपेरॉन से क्या समझते हैं आप। तो पहले इसको देखते हैं कि यहाँ पर इंटरैक्शन होना चाहिए ऑपरेटर के साथ। जब ऑपरेटर के साथ इंटरैक्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि ऑपरेटर और प्रोमोटर दोनों एक साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जब भी प्रोमोटर को काम शुरू कराना होता है एक्सप्रेस करवाने का, ट्रांसक्रिप्शन करवाने का, जीन्स को आगे ले जाने का, तब वो क्या करता है, ऑपरेटर के साथ अपनी एडजस्टमेंट कर लेता है। और ऑपरेटर और प्रोमोटर ये दोनों जब एक साथ अपनी एक्टिविटी पूरी कर लेते हैं तो हमारा एक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पूरा हो जाता है। तो इस टॉपिक को अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछा जाता रहा है, लेकिन सीबीएसई वालों के लिए इसके टर्म्स याद रखने काफ़ी ज़रूरी। जैसे आपको ये स्टेप्स जो है ये मिसमैच करके दे दी जाएगी, कोई स्टेप ऊपर चला जाएगा, कोई स्टेप नीचे चला जाएगा और आपको बोला जाएगा व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप्स, इस स्टेप का सही सीक्वेंस क्या है। तो ये सीक्वेंस एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इस हिसाब से आपको सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि इस बार असर्शन रीजन बेसिस और सीक्वेंस बेसिस पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड में। और जहाँ तक हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात है, उनको शॉर्ट क्वेश्चंस में प्रोसेस पूछा जा सकता है, व्हाट इज द स्टेप या व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जीन किस तरह से एक्सप्रेस होता है उसके स्टेप्स बताएं। ओके, तो देखिए फिर से मैं एक समराइज कर दूं, जीन के एक्सप्रेस होने का मतलब जब तक वो प्रोटीन के फॉर्म में, पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में रेडी नहीं है, इट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। और रेडी जब नहीं है तो वो ऑफ मोड में है, और जब रेडी हो जाता है तो ये ऑन मोड में आ जाता है। ओके, तो हम जो बैक्टीरिया के बॉडी में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, उसमें भी हम ऑफ एंड ऑन कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि अगर एक जीन ऑफ है तो क्या रीज़न है, क्यों वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, और अगर वो एक्टिव हो जाता है, एक्सप्रेस होता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। ओके, तो इसके लिए तो मुझे ये कहना होगा कि बहुत टाइम के बाद वीडियोस हमारी आती हैं, लेकिन इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, और जब आती है तो आपको फुल्ली सपोर्ट किया जाता है, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे से, अपनी एक बाइलिंगुअल टोन में, जिसमें आप मेरी बात को समझ सके। आई डोंट यूज़ कंप्लीट इंग्लिश और आई डोंट यूज़ हिंदी। मीन्स एक बाइलिंगुअल कॉन्सेप्ट इसलिए होता है क्योंकि आप लैंग्वेज को अगर समझते हैं, बातों को अगर समझते हैं, तो वो उस बात को आप अपने लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको एग्जाम में बोलकर सुनाना नहीं है, आपको क्वेश्चंस पे काम करने होते हैं। इसके लिए आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट में बैठनी चाहिए। तो आपको जो भी मैंने बताया कि यहाँ पर ये प्रोसेस होगी, जीन के साथ ट्रांसक्रिप्शन पहले होगा, mRNA जुड़ेगा, कोड्स को लेकर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा, फिर वो उस चीज़ को ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ले जाकर जीन को एक्सप्रेस कर देगा। तो ये बातें हैं, इन बातों को आप पॉइंट वाइज इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और रहा सवाल टोटल कंप्लीट, ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी को टच कर रहे हैं, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेहद ज़रूरी हैं। तो ये है हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में द लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, और आपके लिए वीडियो कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश, और बिल्कुल कंटिन्यू कर दिया जाएगा। आपके एग्जाम्स आ चुके हैं और इस टाइम वीडियोस बनाने से, इस टाइम आपको वीडियोस मिलने से ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप क्विक रिवीजन करेंगे और एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।